हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैया पाठशाला स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की जो सीरीज स्टार्ट करी है 10वीं क्लास के अंदर। और क्योंकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रख के चैप्टर कराए जा रहे हैं, आपको एक बार क्विक रिवीजन डिटेल सॉल्यूशन के साथ में कराया जा रहा है। और उसमें हम जो है काफ़ी सारे चैप्टर कर चुके हैं। जैसे कि अभी हमने जो है राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद जो है उसको खत्म करा है। और आज हम राजनीतिक विज्ञान का एक चैप्टर लेंगे जो कि है पावर शेयरिंग, जिसको आप सत्ता का बंटवारा भी जो है इस चैप्टर का नाम दिया गया है हिंदी के अंदर। तो उस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग से आपको कहानियां सुनने को मिलेगी कि क्या श्रीलंका की हालत थी, क्या बेल्जियम की हालत थी। तो उसके बारे में समझेंगे और देखेंगे कि सत्ता का जो बंटवारा है वो किस तरीके से भारत में करा गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, जो कि पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता का बंटवारा। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता का बंटवारा है क्या। देखिए, सत्ता का अगर आप बंटवारा नहीं करेंगे तो एक, अगर केंद्र के पास में सारी शक्तियां रहेगी तो केंद्र कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा। और जैसे जैसे चीजें अगर किसी एक के पास में आती है तो जैसे जैसे वो मजबूत होता जाता है तो वो अराजक भी होता जाता है कहीं कहीं पे। और कहीं कहीं पे आप तानाशाह के रूप में भी उसको देखेंगे कि अगर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊं, कि अगर आज हमारा जो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के पास में अगर पावर ज्यादा आ जाती है तो उसके बाद में क्या होगा कि केंद्र सरकार जो है किसी भी बिल को इजीली पास कर सकती है। अगर उसने राज्य को शक्ति नहीं दी है तो किसी भी बिल को इजीली पास कर सकती है, कुछ भी वो कर सकती है। तो इसीलिए जो है हमने पावर का जो है डिवीजन कर रखा है, हमने सत्ता का जो है बंटवारा कर रखा है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे भारत के अंदर, तो भारत के आपको केंद्र सरकार तो दिखेगी दिखेगी, पर केंद्र के साथ साथ आपको हर राज्य के अंदर एक राज्य सरकार भी दिखेगी जो राज्य को चलाएगी। तो राज्य को चलाने के लिए अलग सरकार है, केंद्र में चलाने के लिए अलग सरकार है। और इसी के अंदर राज्य के अंदर भी कहीं राज्य ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, ज्यादा शक्तिशाली ना बन जाए, इसलिए इसके अंदर भी हमने जो है त्रिस्तरीय जो अभी सरकार की प्रणाली बनाई है, जिसके अंदर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसको अपन बोलते हैं, जिसके अंदर पंचायत और म्यूनसिपालिटी वाला जो फॉर्मेट है वो लेके आए हैं कि गांव के अंदर जो है पंचायत चलेगी और शहर के अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज है, जहां पे आपको पार्षद, नगर निगम और म्यूनसिपैलिटी वाला जो सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण कर रखा है। तो क्या पूरे दुनिया के अंदर इस तरीके का है? तो देखिए उसके बारे में आज हम जो है इस क्लास के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सत्ता का बंटवारा है क्या। तो सत्ता का बंटवारा वही है कि शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर बांटने की जो एक तकनीक है और लोकतंत्र में स्थापित एक विचार है, ताकि सत्ता केवल एक तरफ, जो मैं भी आपको बता रहा हूं कि केवल एक तरफ केंद्रित ना होकर वह अलग अलग रूप में जो है एक दूसरे पर नियंत्रण जो है वो रख सके और उसी में जो है एकजुट होकर जो है रह सके। देखिए दो तरीके का मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से जो है सत्ता का हस्तांतरण है और क्या है। देखिए दो तरीके के हमारे यहाँ पे जो है संवाद है। एक तो है होल्डिंग टुगेदर और एक है कमिंग टुगेदर। एक तो है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। देखो, कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है कि साथ में आना। साथ में आना कैसे? तो देखो ऐसे छोटे 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 जो है, ऐसे 50 देश हुआ करते थे, ऐसे 50 देश थे छोटे छोटे। इन्होंने कहा कि हम अगर अलग अलग रहेंगे तो हमें कोई भी जो है आसानी से तोड़ सकता है। जैसे आपने देखा कि एक एक लकड़ी जो है वो आप आसानी से तोड़ तोड़ सकते हो, पर उसी लकड़ी का यदि गट्ठर बना दिया जाए तो वो तोड़ने में मुश्किल होती है। और यही 50 देश मिलके एक गट्ठर बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य जो है इसके अंदर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको अपन बोलते हैं। अब ये किस तरीके का है? तो ये है कमिंग टुगेदर वाला, कि इसके अंदर 50 देश एक साथ आए और उन्होंने आके मिलके बोला कि हम एक यूनिट बन जाते हैं, है ना। तो यूएस उसका एग्जांपल है। एक है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर जैसे हमारा प्यारा भारत। अब हमारा प्यारा भारत इतना बड़ा ऑलरेडी था, और क्योंकि इसके अंदर जो है हमको प्रशासन को ढंग से चलाना था, इतना बड़ा भारत जो है कोई भी एक जना उसको नहीं चला सकता था, इसलिए हमने क्या करा, तो उसके छोटे 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 जो है राज्य के रूप में विभाजन कर दिए। कि भाई इसके अंदर हमने जो है गुजरात बना दिया, इसके अंदर हमने राजस्थान बना दिया, इसके अंदर हमने मध्य प्रदेश बना दिया, उत्तर प्रदेश बना दिया, इसके अंदर कर्नाटक बना दिया, तेलंगाना बना दिया। तो ऐसे छोटे छोटे राज्य बना दिए ताकि हम प्रशासन जो है वो इजीली चला सकें, एक आराम से चला सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो है अलग अलग राज्य मिलके आए और उन्होंने मिलके भारत बना दिया। नहीं, भारत ऑलरेडी था, उसको हमने बनाया, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड करा ताकि हम इजीली जो है राज्य चला सके। यूएसए का केस उल्टा है। यूएसए के अंदर क्या है कि 50 छोटे छोटे देश थे, ये आके मिले
और मिलकर इन्होंने जो है एक नया देश बनाया, उसको अपन बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत जो है वो एकजुट होकर रहने वाले, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना कि भारत जो है वो होल्डिंग टुगेदर, जो एक साथ रहने वाला जो संघ है, उन संघों का उदाहरण है ना, जहां शक्ति केंद्र सरकार और विभिन्न घटक राज्यों के बीच में साझा की जाती है। तो हमने बताया आपको कि क्योंकि हमको प्रशासन ढंग से चलाना था, इस वजह से हमने जो है राज्य के पास में भी कुछ शक्तियां दी है। राज्य के पास में भी, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 3 तरह की जो है लिस्ट है इसके अंदर। एक है राज्य सूची, देखो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। देखो हमने क्या करा है, तो हमने कुछ शक्तियां कैसे विभाजन करी है, तो हमने 3 लिस्ट बनाई है। हमने बनाई, एक बनाई केंद्र सूची, एक बनाई राज्य सूची, और एक सूची है समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंदर क्या है, तो केंद्र सूची के अंदर केवल और केवल वही जो है विषय लिखे हुए हैं जिनके ऊपर केंद्र कानून बनाएगा, वो विषय लिखे हुए हैं जिनके ऊपर केंद्र कानून बनाएगा। जैसे कि मैं आपसे एक बात करूं, तो जैसे कि सेना है ना, सेना के ऊपर कानून कौन बनाएगा, तो सेना के ऊपर जो है ये केंद्र सूची कानून बनाएगा, है ना। इनकम टैक्स यानी कि आयकर के ऊपर कौन बनाएगा, तो ये कानून बनाएगा। और भी बहुत सारे इसके अंदर मैटर है, जैसे फॉरेन जो हमारे अफेयर्स है कि किस मंत्री के साथ में कैसे बात करनी है, किस देश के साथ में कैसे रिश्ते बनाने, तो वो भी विषय कौन बनाएगा, तो वो केंद्र ही बनाएगा। एक सूची ऐसी होती है जिसको अपन बोलते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर कानून केवल राज्य सरकार बनाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, तो वो है पुलिस। अब आपने देखना, आपको भारत पुलिस नहीं मिलेगा कहीं पे भी, आपको मिलेगा राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस। तो पुलिस कहीं ना कहीं किस सब सूची का विषय है, तो वो राज्य सूची का विषय है। एक ऐसे ही सूची है जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के ऊपर चाहे तो केंद्र कानून बनाए, चाहे राज्य कानून बनाए, कोई भी बना सकता है। पर अगर केंद्र ने बना दिया है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। जैसे कि इसके अंदर शिक्षा, शिक्षा एक इसके अंदर है कि जैसे हमारे यहाँ पे बाल गोपाल योजना चलती है, और बाल गोपाल योजना के अंदर जो है आपको छोटे बच्चों को, 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो है दूध पिलाया जाता है ना। पहले जो है 2 दिन था, उसको बढ़ा के शायद रोज कर दिया। तो दूध जो है वो दिया जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो ये राज्य सरकार की योजना है। अब अगर केंद्र सरकार कह दे कि हम बच्चों को जो है आइसक्रीम खिलाएंगे, तो अब स्कूलों के अंदर दूध मिले नहीं मिले पर आपको आइसक्रीम जरूर मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून जो है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या करा है, तो हमने सत्ता का जो है हस्तांतरण करा, सत्ता का जो है बंटवारा करा है। तो भारत के अंदर कुछ जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार के पास में है, कुछ शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास में। पर क्या पूरे देश में ये हालत है, तो पूरे देश में ये हालत नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाते हैं, श्रीलंका। अगर आप भारत का नक्शा करेंगे, खरीदेंगे, तो आपको इनका नक्शा फ्री में आएगा, है ना। वही देश के बारे में बात कर रहे हैं अपन, वो है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका की क्या हालत है। श्रीलंका कुछ इस तरीके से श्रीलंका है। और यहाँ पे बेसिकली जो बात है ना, वहां पे क्या है कि श्रीलंका के अंदर तमिल लोग बाग रहते हैं। अब तमिल क्या है कि कुछ तो ऐसे हैं जो श्रीलंका के लोकल तमिल है, और कुछ तमिल ऐसे हैं जो भारत से गए हैं, है ना। जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वाले जो लोग बाग थे, जो मछुआरे थे, वो कई ऐसे जो श्रीलंका के अंदर जाके सेटल्ड हो गए। तो ये कुछ आपको मैप देखने को मिल रहा है। अगर श्रीलंका की अपन बात करें, तो इसके अंदर आपको जो श्रीलंका के तमिल है वो सारे येलो कलर में दिखेंगे, और जो ब्लैक कलर में, ब्राउन कलर में दिख रहे हैं, ये आपको इंडियन तमिल है। ठीक है, इंडियन तमिल जो इंडिया के तमिल है। अब इंडिया के तमिल जो भाषा बोलते हैं वो तो बोलते हैं तमिली, तमिली बोलते हैं। पर श्रीलंका के जो लोग बाग है, श्रीलंका के जो जनता है, इनकी मूल भाषा है सिन्हाला, सिन्हाला, सिन्हाला भाषा जो है वो इनकी मूल भाषा है। अब यहां पे क्या करा गया कि सत्ता का जो बंटवारा करा गया श्रीलंका की कहानी के अंदर, श्रीलंका की कहानी के अंदर सत्ता का बंटवारा जो है वो जातीय आधार पर करा गया। कैसे जातीय आधार पर करा गया, तो देखिए ये एक आपको एक और डायग्राम देखने को मिलेगा। इसमें सिन्हाला बोलने वाले कितने हैं, तो 74% लोग बाग है, यानी बहुसंख्यक जनता, जनसंख्या किसकी है, तो सिन्हाला बोलने वालों की। इंडिया के तमिल की 7%, श्रीलंका के तमिल की 11%, श्रीलंकन मूर की जो है 7%, अदर की 1%। ज्यादातर जनसंख्या कितनी है किसकी, तो 74% की। तो यहाँ की सरकार ने क्या करा, तो यहाँ की सरकार ने अपने लोगों को जो है ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उन्होंने श्रीलंका के अंदर क्या करा, तो जो सिन्हाला भाषा है उसको मान्यता दे दी कि अगर आप सिन्हाला भाषा बोलते हैं, सिन्हाला भाषा पढ़ रखी है आपने, तो आपको सरकारी नौकरियों में पहले लिया जाएगा, स्कूलों के अंदर आपको एडमिशन फटाफट मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्रायोरिटी जो है वो सिन्हाला लोगों को ज्यादा देने जाने लगी। इसके बाद जो है वहां पे इतनी ज्यादा जो है स्थिति खराब हुई, इतनी ज्यादा अराजकता फैली कि क्योंकि अब आप भाषा के आधार पे लोगों को जज करने लग गए ना, कि अगर आप
टैलेंटेड हो पर आप तमिल बोलते हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पर अगर आप टैलेंटेड नहीं हो, थोड़े कम टैलेंटेड हो और आप सिन्हाला बोलते हो तो आपको श्रीलंका के अंदर जल्दी नौकरी मिलेगी। तो यही कुछ चीजें जो है वहां पे होना स्टार्ट हुई। और 1948 के स्वतंत्रता के बाद ही क्या हुआ, श्रीलंका में तमिल सिंहाली वर्चस्व जो है वो स्थापित करने के लिए एक बहुसंख्यकवाद उपायुक्त संकल्प अपनाई और 1956 के अंदर सिन्हाली लैंग्वेज को जो है एक अधिनियम भी पारित किया गया। उसके बाद में हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सिन्हाला भाषा को ही श्रीलंका की भाषा माना गया। और उसके बाद में आप अगर देखेंगे, ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल आपको इसमें दिखेंगे कि अगर आपको श्रीलंका की लैंग्वेज आती है, जैसे श्रीलंका का ये लोगो है, अगर आपको जो सिंबल है श्रीलंका की भाषा आती है तो आपको जो है एंट्री मिलेगी। अगर आपको श्रीलंका की भाषा नहीं आती तो फिर आपको जो है बाहर इस तरीके से कुछ रहना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ऐसा है कि श्रीलंका की भाषा वाले जो है लोग बागों के अंदर यहाँ पे संघर्ष हो गया और उसके बाद में श्रीलंका और सिन्हाला के बीच में इस कदर संघर्ष फैला कि कई हजारों लोगों की जो है इसके अंदर जान गई। तो देखिए ये लिखा हुआ इसके अंदर, सिंहाली और तमिल समुदाय के बीच में संबंध खराब हो गया और उससे हुआ क्या, तो श्रीलंकाई तमिलों ने जो है तमिल आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने, क्षेत्रीय स्वायत्ता और शिक्षा के अंदर नौकरी हासिल करने के अवसर की समानता के लिए पार्टियों संघर्ष शुरू किए। ठीक है, पर बार बार उनकी मांगों को जो है खारिज कर दिया गया और दोनों समाजों के बीच में जो है फिर उसके बाद में संघर्ष होना स्टार्ट हो गया, जो कि एक गृह युद्ध के रूप में बदल गया। और जब गृह युद्ध छिड़ता है किसी राज्य के अंदर, किसी देश के अंदर, तो वहां की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाती है, लोगों को रोजगार जो है प्रॉपर मिलते नहीं है। और यही हालत जो है श्रीलंका के होना स्टार्ट हुई और इसी परिणाम स्वरूप दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए और कई परिवार जो है शरणार्थी के रूप में देश छोड़ना पड़ा और कई सारे भारत के अंदर आए, कईयों ने अपनी आजीविका खो दी। और साल 2009 के अंदर गृह युद्ध समाप्त हुआ और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भयानक झटका लगा। तो वहां पे फाइनली जो है ये चीज हटाई गई और श्रीलंकन इंडियन तमिल को भी उतनी की उतनी वैल्यू दी गई जितना सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों को दिया जाता था। और सिन्हाला के लिए जो प्रायोरिटाइज चीजें करी गई थी, जो मान्यता ज्यादा दी गई थी, उसको फिर जो है समाप्त करा। तो एक ये अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा श्रीलंका का, जिसके अंदर भाषा आधार पे जो है, जैसे मैं आपको भारत की अगर अपन बात बताऊं तो भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो भारत के अंदर भी ये हुआ कि क्योंकि भारत के अंदर बड़ा भारत था, इसके विभाजन करने थे, इसके बिल्कुल आपको छोटे छोटे राज्य बनाने पड़ेंगे। पर राज्य बनाने का आधार क्या होगा, क्या सांस्कृतिक आधार होगा या क्या भाषाई आधार होगा, क्या आधार होगा? तो जब जाके इसका सर्वे करा गया तो सर्वे करने के बाद में यही पाया गया कि राज्य के अगर आपको छोटे छोटे राज्य बनाने हैं तो आपको भाषा के आधार पे ही बनाने पड़ेंगे। पर कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू भी इस चीज से जो है एग्री नहीं करते थे कि हमको जो है देश के अगर छोटे टुकड़े करने हैं, राज्य बनाने हैं, तो भाषा आधार पे बनाया जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं भेदभाव होना स्टार्ट हो जाएगा। पर क्योंकि यही मांग मानी गई बाद में कि भाषा आधार पे ही हमको राज्य बनाने पड़ेंगे, और आपने सुना होगा कि पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बना, जो कि पहला राज्य बना आजादी के बाद में, और उसका बनाने का जो बेस था, जो तर्क था, वो भाषा ही आधार था। ठीक है, तो भाषा ही आधार पे जो पहला राज्य बना तो वो कौन सा था, तो वो हमारा आंध्र प्रदेश ही था। तो भारत में भी कुछ इस तरीके से हालातें हुई, पर हमने इस चीजों को जो है ज्यादा लिया नहीं है। अब आपको एक दूसरी स्टोरी पे लेके चलते हैं, वो है बेल्जियम की, जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है। आपने सुना होगा, अगर आपने यूरोपियन संघ का नाम सुना होगा तो उसका मुख्यालय वहीं पे ही है, ब्रुसेल्स के अंदर ही। तो उसी की कहानी सुनेंगे। देखिए ब्रुसेल्स क्या है कि इसके अंदर भी लोगों की जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके की। जैसे एक छोटा सा देश है, पॉपुलेशन ज्यादा है नहीं इसकी, अगर आप देखेंगे कुल जनसंख्या, तो जो कुल जनसंख्या में से 59% लोग बाग जो है डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग बाग फ्रेंच बोलते हैं और 1% जो है जर्मन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करें तो बहुसंख्यक भाषा कौन सी है, डच। बहुसंख्यक जनसंख्या किसकी है, तो बहुसंख्यक कौन है, तो डच भाषा वाले। फ्रेंच लोग बाग जो है वो अल्पसंख्यक है। पर यहाँ पे ज्यादा पैसा या ज्यादा अर्थव्यवस्था को मैनेज करने की शक्ति किनके पास में है, तो फ्रेंच लोगों के पास में ही है। फ्रेंच लोगों के पास में ज्यादा पावर है यहाँ पे। और वही चीज यहाँ पे है, अल्पसंख्यक की फ्रांसीसी भाषा समुदाय समृद्ध और शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला। और 1950 से 60 के बीच में जो है डच भाषी फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो गया। तो वही है, जनसंख्या कम है पर पैसा ज्यादा है। एक जनसंख्या ऐसी है जिनके पास में भाषा के आधार पर जनसंख्या ज्यादा है पर इनका पैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है विद्रोह होना स्टार्ट हुआ, जिस विद्रोह को बड़ी ही अच्छी तरीके से समझाया गया। देखिए मैं आपको यहाँ पे मैप बताता हूँ, तो आपको ये रेड कलर का मैप दिखेगा। रेड कलर के जो लोग बाग है ये सारे वो है फ्रेंच वाले, और जो आपको पीले कलर का मैप दिखेगा, ये पीले कलर के अंदर जो है आपको कौन से दिखेंगे, डच। ठीक है, और ये कैपिटल है ब्रुसेल्स, है ना। ब्रुसेल्स के अंदर देखो क्या है, तो ये देखो इसके अंदर क्या है कि पीले के अंदर आ रही है, पर यहाँ पे ब्रुसेल्स के अंदर जो है डच, अगर आप बात करें डच की, तो डच जो है वो यहाँ पे अल्पसंख्यक है। डच जो है वो यहाँ पे अल्पसंख्यक है और यही राजधानी थी। तो यहाँ पे किस तरीके से चीजें चला जाए, और ये जो आपको छोटा सा एक रीजन दिख रहा होगा ये वाला,
यहाँ पे जो है जर्मन लोग बाग रहते थे, जिनके बारे में भी अपन ने बात करी। तो क्योंकि अब तीनों लोगों को जो है यहाँ पे मना के चलना है, यहाँ पे आपको डच को भी मना के चलना है, यहाँ पे आपको जर्मन को भी मना के चलना है, यहाँ पे आपको जो है फ्रेंच लोगों को भी जो है मना के चलना है, तो सबको मना के चलना है। अब जब सबको मना के चलना है तो फिर क्या करा जाए? तो यहाँ पे अलग अलग सरकारें बनाई गई, अलग अलग सरकारें जो है यहाँ पे बनाई गई। यहाँ पे टोटल 3 सरकारें हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा, डच और फ्रेंच भाषा की संख्या का जो है बराबर रखा। इन्होंने कहा कि अगर 100 जनों की विधानसभा बनेगी तो 100 जनों के अंदर से 50 डच के होंगे, 50 फ्रेंच के होंगे। पहली बात तो ये करी गई कि भैया भाषाएं, जनसंख्या भले कितना हो पर कम हो, और जितनी भाषा बोलने वाले हैं, जैसे भले जर्मन की जनसंख्या वहां पे 1% ही है, पर उनको भी जो है प्रत्येक भाषाओं को जो है अधिकांश सदस्यों को जो है समर्थन की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार जो है यहाँ पे एक तरफा निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सकता। किसी भी प्रकार का जो है एक तरफा, कोई भी समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं लिया जाएगा। आपको हर भाषाई जनसंख्या के जो वहां पे लीडर्स है उनसे आपको जो है पूछना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ की राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, और ब्रुसेल्स जो वहां की राजधानी है, वहां पे एक अलग ही सरकार है। इस अलग सरकार के अंदर तीनों, कौन कौन तीनों, फ्रेंच, डच और जर्मन, तीनों मिलकर चलाती है, जिसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। और केंद्र राज्य सरकार के अलावा एक तीसरी तरह की सरकार होती है जो सामुदायिक सरकार बोलते हैं, जिसको देखो सामुदायिक सरकार। ये एक भाषा समुदाय जो अपन बात करी 3 की, डच, फ्रेंच और जर्मन, यहाँ के लोगों द्वारा चुनी जाती है कि भैया, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट, देखो अब 100 जने हैं, अभी अपन ने बात करी कि 100 जने हैं, इन 100 के अंदर से जो है 59% जो है यहाँ पे अगर ज्यादातर लोग बाग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, और केवल 40% जो है वो यहाँ पे डच बोलते हैं, और केवल 1% ही जर्मन बोल रहे हैं। 100 में से केवल एक जना जर्मन बोल रहा है। पर फिर भी जब जर्मन लोगों को जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया, उनको बोला कि भाई आप भी मिलके जो है हमारे साथ में सरकार चुने, और फिर वो सरकार जो है वो फिर काम करेगी। ठीक है, वो जितने भी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधी मुद्दे होंगे उन पे फैसला वही चलाएगी, है ना। कि जैसे अगर आपको बेल्जियम के अंदर कोई शैक्षणिक चीजों के ऊपर अगर कुछ चीजें आपको लेके आनी है, या आपको कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव लाना है, तो बदलाव लाएंगे तो वो ये सरकार लाएगी, और उस सरकार को चुनेगा कौन? तो डच, फ्रेंच और जर्मनी तीनों मिलकर जो है वो उसको चुनेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकला, और यहाँ पे इतनी ज्यादा विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं हुई। ढंग से बैठ के इन्होंने बात करी कि हमको किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके विद्रोह से क्या होता है कि आपका जो राज्य है, आपका जो देश है, वो कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था खराब होती है। अर्थव्यवस्था खराब होती है, उसका विकास खराब होता है, सब खराब होता है उससे। तो इससे लड़ने से अच्छा है कि बैठ के बातें सुलझाई जाए, और सुलझाने के बाद में अगर मिल के प्रयास करेंगे तो देश की तरक्की भी होगी। और देश की तरक्की होना कहीं ना कहीं एक आम इंसान की तरक्की होना भी है। तो यही चीजें यहाँ पे करी गई, और इन्होंने देखा कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम मिली, प्रॉब्लम को पकड़ा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा, और उसके बाद में जो है बेल्जियम एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला दोनों से? तो देखिए दोनों में देश जो है वो लोकतांत्रिक है, लेकिन सत्ता की अवधारणा और उनका व्यवहार अलग अलग है। जैसे बेल्जियम के अंदर अपन बात करें तो नेताओं ने महसूस किया कि देश की एकता विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं के साथ में है। इसके परिणाम स्वरूप वहां पे क्या करा, तो सत्ता साझा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई एक सरकार इनकी, एक सरकार इनकी, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसको अपन सामुदायिक सरकार बोलते हैं वो बनाई जाएगी, जिसके अंदर डच भी होंगे, फ्रेंच भी होंगे, जर्मन भी होंगे, और ये मिलकर एक सरकार बनाएंगे जो शैक्षणिक, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर सरकार बनाएगी, कानून बनाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी अच्छी चीज करी। पर श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर एक बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। जैसे कि अपन ने बात करी कि अगर आपको सिन्हाला आती है लैंग्वेज, तो फिर आप वहां के राजा हो, मतलब श्रीलंका के अंदर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको नौकरी इजीली मिल जाएगी, आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी में एडमिशन इजीली मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक समाज जो है वो प्रेशराइज करना चाहता है, दबाव बनाना चाहता है दूसरे समुदाय के ऊपर। और उससे जो है साझा जो है उसने कहा कि भाई श्रीलंका का जो सिन्हाला जो समुदाय था, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमको सत्ता साझा करनी नहीं है, वो हम ही रखेंगे। पर उससे फिर विद्रोह हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ कि देश की एकता जो है वो कमजोर हो सकती है, और वो हुई भी। पर बाद में जब ये गृह युद्ध खत्म हुआ तो ये जो प्रभुत्व वाला जो दौर था वो खत्म करा गया भाषा का, और फिर सबको जो है बराबरी का अनुपात जो है वो इसके अंदर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे कि अब पावर शेयर करनी है, तो पावर शेयर करने के अलग अलग तरीके हैं, कहीं क्षैतिज है, कहीं ऊर्ध्वाधर है, कहीं लोगों के अंदर पावर शेयर होती है। तो ये वही चीजें लिखी हुई कि आपको गवर्नमेंट के अंदर क्या है, तो अलग अलग डिफरेंट लेवल के ऊपर आपको पावर शेयर करते हैं। बहुत जने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पावर शेयर करते हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स है वहां पे पावर शेयर्स होती है, और कुछ अलग अलग सोशल ग्रुप है, राजनीतिक जो आपके ग्रुप्स है उसके अंदर भी पावर शेयर होती है। जैसे कि अगर अपन बात करें भारत की, भारत में क्या है, तो भारत में है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसको अपन बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमारे यहाँ पे एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पे संतुलन है, और इसको जो है जांच एवं संतुलन
चेक एंड बैलेंस जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, चेक एंड बैलेंस भी है, चेक एंड बैलेंस सुविधा है। अब देखिए चेक एंड बैलेंस क्या है, इसके बारे में क्या है, मैं आपको ये ढंग से एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए सपोज करिए कोई कानून बनाया जाता है। अब कोई भी कानून जो है वो कौन बनाएगी, तो वो बनाएगी विधायिका। विधायिका जो है वो कानून बनाएगी। अब विधायिका ने क्या करा, कानून बना दिया, और विधायिका ने कहा कि भाई अब आज के बाद से जो है, एक मान के चल रहे हैं, देखिए मैं किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं कि विधायिका ने कानून बना दिया कि जो है, चलिए जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि अब आपको अगर टोल, आपका कार से जाओगे तो आपको टोल टैक्स लगाना पड़ेगा ना। टोल टैक्स के लिए आपने फास्टैग जो है वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब फास्टैग के अंदर केवल और केवल मारुति सुजुकी की गाड़ियों को जो है छूट मिलेगी, कि मारुति सुजुकी की अगर आपके पास में गाड़ी है तो उसके ऊपर आप जो है टोल टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। सपोज करो ये अभी कानून बना दिया। अब ये कानून बनाने के बाद में ये कानून किसके पास में आता है, तो ये कानून आता है कार्यपालिका के पास में। अब कार्यपालिका का क्या काम है, तो कार्यपालिका के अंदर बहुत सारे मंत्री हैं। अब इसमें कौन कौन से मंत्री आएंगे, तो इसमें मंत्री आएगी रोड मिनिस्ट्री, सड़क मंत्री, है ना, क्योंकि फास्टैग लगेगा तो आईटी का भी काम आएगा इसके अंदर, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री, सब मिलके काम करेंगे और ये अपने लोगों को बोलेंगे कि भैया हर टोल टैक्स के ऊपर ये चीज लागू करवाओ। तो कार्यपालिका का काम क्या है कि जो कानून बना है उस कानून को लागू करवाना, कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा, उसको लागू करवाना उसका काम है। उसके बाद में न्यायपालिका, और न्यायपालिका का क्या काम है, तो न्यायपालिका का काम यह है कि जांचना कि जो कानून बना है वो किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहा, किसी समुदाय के हितों को कम तो नहीं कर रहा। वो काम है न्यायपालिका का। अब न्यायपालिका ने जांचा और उसने देखा कि कहीं ना कहीं आप मारुति सुजुकी के वालों को जो है लाभ दे रहे हो अलग से, सबका नहीं हो रहा, तो इनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो न्यायपालिका कहेगी कि आप इस जो कानून है इसको लागू करो, पर ये मारुति सुजुकी वाला जो है ये पोर्शन हटा दो, आप सबके लिए लागू कर दो। तो एक दूसरे की चीजें जांचते हैं, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। इसलिए हमने पावर हस्तांतरण कर रखी है इस तरीके से। जैसे अभी विधायिका जो है, विधायिका जैसे भाजपा की सरकार है अभी केंद्र के अंदर, तो केंद्र के अंदर मोदी सरकार जो है, मोदी जी की सरकार है, वो कोई भी कानून नहीं बना सकती। ऐसे नहीं कि मन पड़े कुछ भी कानून बना दिया। क्यों कानून नहीं बना दिया, क्योंकि उसके बाद में न्यायपालिका बैठी उसको जांचने के लिए कि वो कानून जो बनाया गया है वो सही है नहीं है। इसलिए उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस, कि हमारे यहाँ पे क्या है कि तीन, हमारे यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल जिसको अपन बोलते हैं ना, क्षैतिज, क्षैतिज हस्तांतरण है इन तीनों के अंदर, कि तीनों के अंदर जो है हमने क्षैतिज रूप से जो है हस्तांतरण कर रखा है। किस किस के अंदर, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर, कि एक दूसरे को जो है जांच परख के ही आगे काम करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक उसके बाद में हमारे यहाँ पे वर्टिकल, जिसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं अपन, वर्टिकल है ना, जिसको खड़ा, अपन खड़ा भी बोल सकते हो, आप लंबा भी बोल सकते हो। वर्टिकल जिसको अपन बोलते हैं ना, खड़ा, ऊर्ध्वाधर, है ना, लंबा, ये सारे जो है इसके वर्ड है। इसके अंदर क्या है, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में तीन चीज समझाई थी। मैंने कहा यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के नीचे कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट। इन तीनों के लिए जैसे बहुत अलग अलग कानून है। एक कानून जो केवल इस पे केवल यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी, जैसे जैसे इसमें क्या लिखा, देखिए, सत्ता के विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है, और पूरे देश के लिए एक समान सरकार, प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें, जैसे संघीय सरकार कहा जाता है। जो हमारे यहाँ पे जो संघीय सरकार है, हमारे यहाँ पे जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो केंद्र सरकार अलग है, राजस्थान सरकार अलग है। राजस्थान सरकार के अंदर भी अगर अजमेर जिले के अंदर अगर हम बात करें, तो अजमेर जिले के अंदर जो शहर है, जो शहर है, शहर के अंदर हमारे यहाँ पे नगर निगम है अजमेर के अंदर। पर अगर आप वहीं ग्रामीण में जाओगे तो वहां पे आपको सरपंच और ये सब मिलेंगे, पंचायत सिस्टम मिलेगा। तो वो यहाँ पे लोकल लेवल पे चलाती है यहाँ पे। उसके बाद में ऊपर जैसे आप बढ़ोगे तो फिर राज्य सरकार आ गई, और उससे ऊपर चलोगे तो फिर केंद्र सरकार आ गई। तो ये कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग जो है वो कहां पर है, तो ये पावर शेयरिंग जो है ऊर्ध्वाधर श्रेणी की पावर शेयरिंग है, कि हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, तो केंद्र सरकार, उसके नीचे है राज्य सरकार, और उसके नीचे है हमारी लोकल गवर्नमेंट, यानी कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सबसे नीचे है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा ही अलग अलग सोशल ग्रुप की अगर आप बात करोगे, सोशल ग्रुप के अंदर कैसे कैसे पावर शेयरिंग होती है, जैसे कि अगर आपने देखा, और कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे राजस्थान, भारत के अंदर भी आपने, ये वैसे इंसिडेंट होना नहीं चाहिए पर काफी बार होता है, आपने देखा होगा, ये गलत भी है ना, कि जैसे अगर उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के कोई बच्चे आते हैं दिल्ली के अंदर पढ़ने, तो उनको काफी बुली करा जाता है ना, काफी परेशान करा जाता है। तो वो है क्या, कि क्योंकि वो आए यहाँ पे पढ़ने। अब दिल्ली के अंदर क्या है कि वो उनका ग्रुप नहीं है, दिल्ली के लोग बाग जो है वो अलग है,
और वहां से कोई लोग बाग आ रहा है तो अलग है, तो दिखने में आपको जो है अलग दिखते हैं, तो लोग बाग उनको जो है बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है ना। तो वैसा ही कुछ चीज जैसे आपको फोटो से आपको दिख रही होगी कि जैसे ये इस काली लड़की को जो है इसका बुली कर रहे हैं, पर अगर यही इनके साथ में मिलकर रहने लग जाए तो बिल्कुल हमें जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी नहीं, मिलके सब जने जो है साथ में रह सकते हैं। और सत्ता को जो है धार्मिक, भाषाई समूह जैसे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में साझा किया जाता है। जैसे अभी भी बहुत सारी सरकारें हैं, है ना, बहुत सारी पावर है जो भाषाई समूह के ऊपर जो है चल रही है, तो वो चीजें। और बेल्जियम के अंदर जो सामुदायिक सरकार जिसके बारे में अपन ने बात करी थी कि तीनों मिलकर चला रहे हैं, वो इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण भी है। और इसका प्रयोग जो है वो अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में उचित हिस्सेदारी दिलाने के लिए किया जाता है, कि किसी को भी ऐसा फील नहीं कराना कि आपकी जनसंख्या कम है, आप कम हो, आप हमसे दब के रहोगे, ऐसा नहीं करना। जैसे डायग्राम के अंदर है कि जैसे अगर आप बुली करोगे तो उनको भी परेशानी होगी, इससे अच्छा है कि आप उनके साथ में मिलकर रहें, है ना। तो ताकि क्या है कि पावर शेयर करके चलेंगे, सब जने मिलके चलेंगे, तो एक बहुत अच्छा देश जो है वो हमारा बन सकता है। ठीक है। ऐसा ही एक है गठबंधन वाला। गठबंधन के बारे में देखो, दो चीजें हैं, है ना। गठबंधन क्या होता है ये ध्यान रखना। गठबंधन, गठबंधन के अंदर क्या हुआ कि सपोज करो 100 सीटों के ऊपर चुनाव है, ए पार्टी को मिले 20, बी पार्टी को मिले 20, सी और सी पार्टी को मिल गए 40। 40 और डी पार्टी को भी 20 ले लो। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे सरकार बनानी है। सरकार ने कहा कि भैया मेजोरिटी जिसके पास होगी वो सरकार बना देगा। जैसे हम मान के चल रहे हैं कि 51 पे आपको जो है सरकार बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, चार पार्टियां हैं, चार पार्टियों में किसी को भी बहुमत नहीं मिली, तो फिर क्या करेंगी, फिर पार्टी मिलती है। फिर जैसे सी ने बात करी डी से कि भैया अपन दोनों मिल जाते हैं। जैसे ये मिले, इनकी सीटें कितनी होगी, 60। और जैसे ही सीटें 60 हुई तो ये 60 मिलकर जो है सरकार बना देंगे, क्योंकि सरकार की बनाने की गाइडलाइन कितनी है, तो 51। इसको बोलते हैं गठबंधन। ठीक है, गठबंधन सरकार इसी को बोला जाता है जिसके अंदर दो पार्टियां मिल जाती है ना। और मिलने के बाद में जो है सरकार बना लेती है। जैसे अभी आपने रिसेंट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर पहले एनसीपी और कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस सॉरी, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो और शिवसेना मिली। बाद में शिवसेना की ही एक बॉडी मिली किसके अंदर, बीजेपी के अंदर, और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर जो है भी सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार है वो उसी का एक एग्जाम्पल है गठबंधन का। ठीक है, तो वही है, सत्ता के अंदर क्या है कि साझेदारी व्यवस्था को राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा सत्ता में बैठे लोगों पर नियंत्रण प्रभावित करने का तरीके में देखी जा सकती है। जब दो या दो से अधिक दल चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाए जाते हैं और यदि वे निर्वाचित होते हैं तो एक गठबंधन सरकार बनाते हैं। इस प्रकार सत्ता साझा करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टी आपस में बात कर लेती है। जैसे बीजेपी और, मैं अभी आपको इसी का एग्जांपल देता हूँ कि शिवसेना और बीजेपी ने बात करी, उसमें क्या है कि सीएम तो बने शिवसेना के, डिप्टी सीएम बन गए बीजेपी के। तो इसमें क्या होता है, पावर आपस में बांट लेते हैं कि भाई सत्ता के अंदर कौन किस पद पर जाएगा, कौन किस पद पर रहेगा, तो वो सारी चीजें जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे इसी चैप्टर का। और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आपने कुछ चीजें नहीं सीखी होगी। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, जो संघ मैंने आपको बताया था, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्षैतिज वाला भी बिल्कुल ध्यान रखें कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अंदर किस तरीके से पावर शेयर होती है। एक वर्टिकल का भी ध्यान रखें क्योंकि इस पे इनसे क्वेश्चन बन सकता है। और छोटे छोटे क्वेश्चन आपको श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी के ऊपर बन सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है चैप्टर समझने में, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ और डेप्थ में समझाना है या कुछ और चीजें बतानी है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित है, क्योंकि मैं इस चैप्टर, इस जो वीडियोस होते हैं इनके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आप बिल्कुल अगर कुछ सुझाव देंगे तो मैं उसको अमल में लाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मिल ही जाएंगे अदर क्लासेस के भी, और आपको जो है नंबर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम के ग्रुप का भी मिल जाएगा लिंक, आप वहां पे जाके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, ताकि आपकी हाफ ईयरली और ईयरली की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे द्वारा कराई जा सके। बड़ी ही जल्दी मैं मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, तो आप उसको भी जो है तैयार करिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।